Hello students, good morning to all of you. Welcome in HR Creation official YouTube channel. So आज हम करेंगे MSc केमिस्ट्री सेकंड सेम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हमारे पास 4 यूनिट है ABCD। सो ये हम सेक्शन A स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कहता देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से ऊपर भी और नीचे भी एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। दीज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर द मोस्ट लूजली हेल्ड एज कंपेयर टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, कहता ये लूजली हेल्ड होता है एज कंपेयर टू किससे? सिग्मा के इलेक्ट्रॉन से। तो यानी कि सिंपली क्या समझ में आया कि जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए एज कंपेयर टू पाई के, क्योंकि वो लूजली हेल्ड है और ये टाइटली। एंड आर अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसके लिए इजी भी रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ठीक है, देखिए बेसिक जो टर्म्स होती है, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स आया है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अगर आप लोगों को ये बेसिक सी चीज़ें क्लियर है सो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखिए thus the electrophilic substitutions are the characteristic reaction of aromatic compound। कहता जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड की। ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन of an aromatic ring shield the ring carbon from the attack of a nucleophile। जो ये अबव और बिलो अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन के क्लाउड थे, ये क्या करेंगे? ये शील्डिंग करेंगे एक टाइप से। ठीक है, शील्ड का इफेक्ट दे रहे हैं किसके लिए? रिंग कार्बन के लिए। और ये किससे बचाएंगे? फ्रॉम द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करे, क्योंकि अबव और बिलो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। ठीक है, ये थी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की जस्ट इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिनियम आयन मैकेनिज्म। एरिनियम आयन क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को। देखिए नहीं पता है तो इसमें आ जाएगा। The most widely accepted mechanism of aromatic electrophilic substitutions is bimolecular and involve एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मैकेनिज्म होती है, देखिए एक रिएक्शन की बहुत सारी मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है, बट उनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, तो वही हम प्रोसीड करते हैं, उसी को पढ़ते हैं आगे। तो वो कौन सी है? कहता वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, वो है एक बाईमोलिक्यूलर, और जो इन्वॉल्व क्या करती है ये बाईमोलिक्यूलर? एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। ठीक है, समटाइम दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड SE2 मैकेनिज्म। देखिए BSc में और MSc में अक्सर क्वेश्चन आता है ये SE2 के ऊपर। SE1 या SE2 में डिफरेंस या फिर उनकी रिएक्शन या उनकी मैकेनिज्म, बाईमोलिकुलर रिएक्शन या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्लियर? सो या तो आप इसको बाईमोलिकुलर बोल दीजिए या फिर आपको एरिनियम आयन इंटरमीडिएट इसमें बनेगा, इसे SE2 भी बोल सकते हैं। एज इट इज बाईमोलिकुलर। यस, SE2 क्यों कहा? क्योंकि कहता है ये कैसी रिएक्शन है? बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रोफाइल्स E+, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लव, जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा। और इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा? ऑब्वियसली वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और वो कौन होगा? E+। प्लस कब आता है? जब किसी पे डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सो E+ अटैक द सबस्ट्रेट इन द फर्स्ट स्टेप टू गिव अ कार्बोकटायन। आप लोगों को पता है ये कार्बोकटायन कब बनता है? जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। सो कहता जो इलेक्ट्रोफाइल है पहले ये अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, और वहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी नोन एज एरिनियम आयन। और इस कार्बोकटायन का जो नाम है दैट इज एरिनियम आयन। अब पता लग गया ना कि इसे एरिनियम आयन मैकेनिज्म क्यों बोल रहा है? इसी वजह से, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हुई है उसी को एरिनियम आयन बोलना है, या उसी का जो दूसरा नाम है
दैट इज वेलेंट इंटरमीडिएट, वेलेंट इंटरमीडिएट, या फिर और भी बोल सकते हैं इसे ओरा कम्प्लेक्स और बेंजोनियम आयन। देखिए एक ही चीज के कितने नाम हो गए, कार्बोक्टाइन बना है उसका नाम एरिनियम आयन है, उसी का नाम वेलेंट इंटरमीडिएट है, उसी का नाम कॉम्प्लेक्स है और उसी का नाम बेंजोनियम आयन है। ठीक है। द लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोफ्यूज डिपार्ट इन द सेकेंड स्टेप। यहां पे इसने सिंपल ये बताया है कि फर्स्ट स्टेप में तो अटैक करेगा कौन, कार्बोक्टाइन, एक टाइप से ई प्लस जाके अटैक करेगा, कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन होगी, और दूसरे स्टेप में जो लिविंग ग्रुप होगा जिसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफ्यूज, यानी कि जो स्पीसीज वहां से रिलीज आउट हुई है, डिपार्ट हुई है, निकली है इन द सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप में निकल जाएगी स्पीसीज कौन सी, इलेक्ट्रोफ्यूज। द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड द रिएक्शन फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कहता जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन का वो कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और अगर फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है तो इट मीन्स रिएक्शन स्लो हो रहेगी, क्योंकि स्लो स्टेप ही हमारा कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग, और उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा दैट इज सेकेंड ऑर्डर। क्लियर यहां तक? चलिए आगे अब स्टेप 1 देखते हैं। ये थी हमारी बेंजीन की रिंग, दिख रही होगी ना आप लोगों को, ये थी बेंजीन की रिंग, ये हमने एक हाइड्रोजन वैसे शो कर रखा है, होते तो सारी जगह ही है बट हमें इसकी जरूरत थी तो हमने इसे शो कर दिया। ठीक है, ये हमने दिया ई प्लस यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, वैसे तो पूरी ही रिंग में बॉन्ड है बट हम यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं, वो बॉन्ड जाके अटैक करेगा कहाँ पे, ई प्लस पे। अब ई प्लस पे जैसे ही ये अटैक करेगा तो ई प्लस किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑर्थो पोजीशन के साथ, ये बन गया बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी था, अब यहाँ पे बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकटायन, और तो कैसा चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज है ये। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो इस प्लस चार्ज की जो डेफिशिएंसी है उसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जो ये बॉन्ड है इस बॉन्ड को आगे प्रोसीड करवा देंगे, आगे प्रोसीड करवा दिया। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई, लेकिन अब यहाँ पे कमी हो गई, कौन सी पोजीशन है ये, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कमी रह गई, डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब क्या करेंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे प्रोसीड करवाएंगे। एरो नहीं बनाया मैंने, आप लोग खुद बना सकते हो, इसको ऐसे शो कर देंगे, रेजोनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये भी मेटा पोजीशन है। ठीक है जी, या फिर कहता इन तीनों के बजाय मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो शो कर सकता हूँ ना, कि इस मेटा पोजीशन से लेकर ऊपर की ऑर्थो पोजीशन तक क्या है हमारे पास, प्लस चार्ज है रिंग के अंदर। ठीक है, अब जहाँ पे ये प्लस चार्ज बना था, देखिए पहले उसकी थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा वो स्पीसीज क्या होगी, कार्बोकटायन, और उसे हम क्या बोलेंगे, एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। सो इन तीनों स्टेप का नाम क्या लिख दिया, एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। ठीक है, दिख बेसिक साफ ना रहा हो बट आवाज आप लोगों को क्लियर है, एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ तक कंप्लीट है, कोई डाउट, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रखे है, किसी को ना भी आता हो तो जस्ट बॉन्ड की मूवमेंट कर रखी है और साथ के साथ चार्ज की। अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चे, जो हमारी स्पीसीज थी जिसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज हमने इस ऑर्थो पोजीशन से लेके मेटा पोजीशन तक घुमा रखा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच था और एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, बाहर से एक स्पीसीज आई, कोई स्पीसीज हमने बी कंसिडर कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि हम जर्नल रिएक्शन लेके चले हुए हैं। बी के ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन पे अटैक करना ईजिली है। ठीक है, सो जाके हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो जो हाइड्रोजन का और इस कार्बन का यानी कि ऑर्थो कार्बन का के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा उसके ऊपर। कहाँ पे शिफ्ट होगा वो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ थी, पूरी रिंग में थी, मतलब इस पोजीशन से इस मेटा पोजीशन तक, तो यानी कि इसके अंदर शिफ्ट हो गया, और जो उसकी कमी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी बेंजीन रिंग की, वो पूरी हो गई।
वो पूरी होते ही रिएक्शन में हम क्या बना देंगे, गोला बना देंगे एक टाइप से, यानी कि जो क्या शो करेगा, बॉन्ड शो करेगा कि पूरी रिंग के अंदर बॉन्ड है डबल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल ने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये तो ऐसे कैसे अटैच रहेगा, ये ऐसे कैसे अटैच है। अब यहाँ से निकला क्या था, H, ये H किसके साथ जाके अटैच होगा, B के साथ, ये जाके अटैच हो गया B H के साथ। लेकिन देखिए H के ऊपर प्लस चार्ज है, ये क्यों आया है, ये इस वजह से आया है क्योंकि हमने बोला था कि जो कार्बन है ऑर्थो और जो हाइड्रोजन है, इनका जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया था कहाँ पे, रिंग के अंदर। तो जब बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ओब्वियसली सी बात है ना कि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे तो चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, और स्पीशीज कैसे बन गई, BH+। ये थी हमारी एरिनियम आयन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन भी देख लिया आप लोगों ने और थ्योरी भी। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस। सो देखते हैं इनमें क्या होता है। कहता एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सजेस्टेड दैट इन एन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन a pi complex is formed when first then it converted into arenium ion or a sigma complex। ये कहना चाहता है जो सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहता है जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आए हैं वो ये आए है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, फिर ये पाई कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है एरिनियम आयन में, और एरिनियम आयन को अभी आप लोगों ने देखा हमने क्या बोला था पीछे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन, वेलेंट, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। चलिए पाई कॉम्प्लेक्स ही पढ़ते हैं। पाई कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट इन्वॉल्व द एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग। कहता जो पाई कॉम्प्लेक्सेस है उनके अंदर क्या नहीं होती, वास्तव में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती बिटवीन द इलेक्ट्रोफाइल एंड अ कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। किस किस में नहीं होती है बॉन्डिंग, है तो दो एटम चाहिए ना कम से कम, एक तो इलेक्ट्रोफाइल में और दूसरा जो कार्बन एटम है एरोमेटिक रिंग का। सिंपली ये कहना चाहता है पाई कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं होती केमिकली इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज में और कार्बन एटम में। कार्बन एटम किसका, एरोमेटिक की रिंग का। ऑन द अदर हैंड इन अ सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस there is the actual chemical bonding between the electrophile and the carbon atom of the aromatic ring। सो बच्चे ये तो बड़ा ही इजी हो गया याद रखना भी। सिंपली क्या याद रखना, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि पाई कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, फिर कहेंगे वो पाई कॉम्प्लेक्सेस कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा में, फिर कहेंगे पाई कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं होती, किस किस में, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज में और जो कार्बन एटम है एरोमेटिक रिंग का। फिर कहेंगे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस है उनके अंदर एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रोफाइल्स में एंड कार्बन की स्पीसीज में जो एरोमेटिक रिंग की है। देखिए कैसे, हमने ली बेंजीन की रिंग, बेंजीन ली, बेंजीन के साथ हमने ऐड कर दिया E+, ये है बेंजीन, ये है हमारा E+। तो क्या होगा, अब वही सेम पीछे वाला जो हमारा यहाँ पे मान लो बॉन्ड है, वो बॉन्ड जाके अटैक करेगा और ये E जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। बट इस बार हमने कोई बॉन्ड नहीं दिखाया, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है ऐसा। सो एक बॉन्ड की बजाय हमने पूरा राउंड फिगर इसका दिखा दिया, इसने जाके अटैक किया और ये E था जो इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज थी जाके इसके साथ अटैच हो गई एंड फॉर्मेशन हो गई पाई कॉम्प्लेक्सेस की। क्लियर यहाँ तक, ये है पाई कॉम्प्लेक्सेस। फिर कहता है अब पाई कॉम्प्लेक्सेस किस में कन्वर्ट हुआ था, थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो जो पढ़ा है वही चलेगा सिर्फ। अब पाई कॉम्प्लेक्सेस कहता कन्वर्ट होगा, एरो डाल दिया किसमें, सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस वो बनेगा जो अभी लास्ट टाइम बनाया था, जहाँ पे ऑर्थो से लेके उसकी मेटा पोजीशन तक पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोजन भी अटैच थी और इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज भी अटैच थी, वो हो गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस।
फिर उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से हाइड्रोजन भी रिलीज हो गया था, आप लोगों को पता है H+ की फॉर्म में निकल गया था और क्या बन गई थी हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर एक्चुअल बॉन्डिंग भी हुई है, किस किस की, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज की एंड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग की भी, जबकि पाई कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई। ठीक है, सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस का छोटा सा टॉपिक। कोई डाउट हो किसी को तो आप साथ साथ हमें कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्स देंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई आप स्पेशल टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो वो आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हो। ऑन डिमांड भी हम आपकी वीडियो तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस। देखिए जो साइंस है वो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और वो काम हो गया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आप लोगों ने करी है अब उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ वाकई में वो चीज़ हो सकती है। अब हमने सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस बना तो दिए, बट अभी इनके एविडेंस देने पड़ेंगे तब माने जाएंगे वो। तो सबसे पहले है हमारे पास व्हेन द बेंजीन इज ट्रीटेड विद HCl, कहता बेंजीन की रिंग को ट्रीट करवा दो HCl से, आ पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विच इज कलरलेस। कहता एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका क्या होता है, कलरलेस होता है। एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो कहता इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कौन नहीं कंडक्ट करता, इंसुलेटर नहीं करते। ठीक है। फर्दर मोर व्हेन BCl इज यूज्ड, अब देखिए पहले HCl लिया था, अब H का जो हमारा आइसोटोप हो गया ड्यूटेरियम, जिसे हम D2O में यूज करते हैं हैवी वाटर्स में, सो उसका हमने आइसोटोप ले लिया D और क्लोरीन ऐसे का ऐसे। कहता व्हेन द DCl इज यूज्ड टू फॉर्म द पाई कॉम्प्लेक्सेस नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक्स प्लेस। कहता जब आप लोग DCl ले लेते हो यानी कि ड्यूटेरियम क्लोराइड, तब आपका कोई भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द रिंग। क्योंकि कहता जो कोई भी वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज के बीच में और रिंग के बीच में। जबकि जब HCl डाला था तब रिंग के बीच में और हमारी स्पीसीज जो HCl थी उसके बीच में बॉन्ड बन गया था। सो ये फर्स्ट एविडेंस है इसका। रिएक्शन देखते हैं, ये ली बेंजीन, ये डाला HCl, पूरी रिंग ने जाके HCl के साथ बॉन्ड बनाया और ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया, पाई कॉम्प्लेक्स, और इसका कोई भी कलर नहीं है यानी कि कलरलेस। आगे कहता है when the benzene is treated with HCl in the presence of AlCl3 aluminium trichloride, solutions of arenium ion और the sigma complex is obtained। अब क्या करें, अब उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कैसे? यहाँ पे हमने HCl डाला था, कोई कैटालिस्ट या कोई कुछ नहीं डाला था, सिंपल रिएक्शन। अब कहता है वही काम करो, बेंजीन लो, HCl लो, लेकिन इस बार AlCl3 का सोल्यूशन डालो साथ में। जैसे ही कहता है आप AlCl3 का सोल्यूशन लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों के पास अब यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स बना था, फिर कहता पाई कॉम्प्लेक्स ना बन के क्या बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, विच इज कलर्ड, और वो कलर्ड भी होगा। जबकि जब HCl लिया था वो कैसा था, कलरलेस था। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसने इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करी थी, बट जब हम AlCl3 की प्रेजेंस में यही रिएक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, शोविंग दैट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो कहता उस वजह से अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी है तो इसका मतलब ये है वहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी है, वहाँ पे नेगेटिव आयंस भी है। क्लियर? अभी आयंस की बात क्यों आई है, अगर किसी को भी ध्यान में है थोड़ी सी चीज़, तो यहीं पे हमने कहा था कि ड्यूटेरियम ने कोई आयन ही एक्सचेंज नहीं किया। क्लियर यहाँ तक? एक बार दोबारा देख लीजिए सारा टॉपिक। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले तो बोलेगा कि बेंजीन लो, बेंजीन के साथ HCl ट्रीट करवाओ, कहता है पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कलरलेस होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। फिर कहता है आप HCl की बजाय कहता है DCl लो यानी कि ड्यूटेरियम क्लोराइड, और तब आप लोग क्या करोगे, रिएक्शन करवाओ। लेकिन कहता उस दौरान कोई पाई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता क्योंकि कोई
कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बनता हमारी रिंग के बीच में और हमारी इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज के बीच में। फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, आप HCl से ही करवा दो रिएक्शन, बट किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो उस दौरान कहता है आप लोगों के पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि कलर्ड भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा और जो शो करेगा कि वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है। क्लियर, आप देखते हैं इसकी रिएक्शन। सो ये ली बेंजीन, ये लिया हमने HCl, ये लिया हमने AlCl3। क्लियर, आप लोग HCl की जगह पे DCl भी यूज कर सकते हो जो कि इसने किया था। तो क्या होगा जब ये रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए पहले तो जाके बेंजीन का जो बॉन्ड है वो जाके अटैक करेगा किस पे, H पे। 1 मिनट के लिए अगर मानने भी तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी सबके पास होता ही है हर पोजीशन पे, जो शो नहीं करते हम लोग। एक हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, HCl से। दोनों हाइड्रोजन अटैच हो गए और रिंग के अंदर बट अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो वो डेफिशिएंसी कहाँ से कहाँ तक है, इस ऑर्थो पोजीशन से जहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है वहाँ से लेके मेटा पोजीशन तक। इसे हम बोल देंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। और साथ में क्या निकल गया, अब इधर क्या बच गया, Cl, और इधर क्या है, AlCl3। तो एक Cl जब यह जाएगा तो क्या बन जाएगा, AlCl4। फिर यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गया था। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फर्दर मोर व्हेन द DCl एंड द AlCl3 आर यूज्ड टू फॉर्म अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक्स प्लेस। देखिए वहाँ पे उसने बोला था ना कि ये ड्यूटेरियम कोई एक्सचेंज नहीं करता क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन वही ड्यूटेरियम अब आयन का एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है, जब प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होगा। तो यानी कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिसने हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई और कलर्ड कंपाउंड बनाया और प्रूव किया कि यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। सो ये था हमारा एविडेंस किस चीज़ का, सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस का। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था, हमने पढ़ा था एविडेंस फॉर द सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस, और उससे पहले पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस, और उससे पहले आप लोगों ने एरिनियम आयन की फॉर्मेशन। सो अब जो वो एरिनियम आयन की मैकेनिज्म है, हमने उसका क्या देखना है, एविडेंस फॉर एरिनियम आयन मैकेनिज्म। देखिए इसमें हम 2 एग्जांपल्स लेंगे जिनसे जो एविडेंस है वो ये क्लियर करेगा कि इसमें एरिनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस और पाई कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, सिग्मा ही बनते हैं मेनली। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, आइसोलेशन ऑफ एरिनियम आयन इंटरमीडिएट, कि जो एरिनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, निकाल लेंगे उसको एक टाइप से, दिखेंगे कैसे। एग्जांपल 1, अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स intermediate first has been isolated by treatment of मेसिटाइलिन। अब मेसिटाइलिन का क्या मतलब है, मेसिटाइलिन होता है ये जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऊपर मिथाइल ग्रुप और 2 मेटा पोजीशन पे, यानी कि जब एक बेंजीन रिंग के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मेसिटाइलिन। ठीक है, सो क्या बोला इसने, जो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट फर्स्ट है, कहता हम उसको आइसोलेट करेंगे विद द ट्रीटमेंट ऑफ मेसिटाइलिन विद इथाइल फ्लोराइड, इथाइल और फ्लोराइड, मिथ इथ 2 कार्बन और साथ में फ्लोराइड, एंड BF3 एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट BF3 एंड 80 डिग्री सेल्सियस। The normal substitution product was obtained on warming this intermediate first। कहता हमें नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा जब इस इंटरमीडिएट फर्स्ट को हम गर्म करेंगे। देखिए कैसे, ये ले लिया हमने मेसिटाइलिन, साथ में डाल दिया इथाइल फ्लोराइड, क्योंकि इथाइल फ्लोराइड डालना था मेसिटाइलिन के साथ, साथ में क्या डालना है, BF3, और कितने टेम्परेचर पे, -80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशंस देंगे मेसिटाइलिन को, तो क्या होगा, जो इसके 3 मिथाइल ग्रुप है वो सेम रहेंगे अपनी अपनी जगह पे।
लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन इसकी खाली पड़ी हुई है वहां पे आके कौन अटैच हो जाएगा, हमारा इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए जब इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, इथाइल में से और एफ में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एफ की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हो आप लोग, सो एफ की तो पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो ये कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये जाके अटैच हो जाएगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। अब जिस बॉन्ड ने जाके अटैक किया है तो उसकी वजह से बेंजीन रिंग में डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रिंग के इस ऑर्थो पोजीशन से इस मेटा पोजीशन तक। देखिए ये जो चार्ज का हमने डॉटेड दिखाया है सर्कल, ये पूरी रिंग में नहीं है, ये हमने जगह छोड़ रखी है। क्लियर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी होता ही है, ये आप लोगों को पता है। साथ में कहता क्या निकल गया, BF4 नेगेटिव। अब ये कहाँ से आया भाई, यहाँ पे क्या निकला था, BF3। ठीक है, F ये बच गया तो क्या बन गया BF4, बट ये नेगेटिव है। हमने बोला था कि जब इनको ब्रेक डाउन किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया था नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट कर लिए थे फ्लोरीन ने टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो ये बन गया BF4 नेगेटिव। अब उन्होंने क्या कहा था कि जब आपका इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट जो फर्स्ट बना है, कहता उसको क्या कर दो, गर्म कर दो, हीट कर दो। ये बन गया हमारा फर्स्ट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको जब हीट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये किया हमने हीट का साइन और प्रोडक्ट देखिए बेंजीन, ये 3 मिथाइल ग्रुप और साथ में यहाँ पे क्या ET यानी कि इथाइल। साथ में क्या निकल गया यहाँ से, देखिए जो H है, अब इसकी हमें जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अब ये स्टेबल करना पड़ेगा ना, तो ये कैसे करेंगे, ये जो H है ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे दे देगा और यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+। सो यहाँ से ये H+ निकल गया। यहाँ पे जब BF4 नेगेटिव है ना, अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ऐसे होगा BF3 और F नेगेटिव, तो वो F नेगेटिव और ये H+ जाके दोनों आपस में क्या बन गए, H और F, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और साथ में क्या निकल गया BF3। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी, आइसोलेशन कर दी, किस चीज की, एरिनियम आयन इंटरमीडिएट की। क्लियर है, यहां तक रिएक्शन देख लीजिए एक बार दोबारा। ये मेसिटाइलिन लेंगे, याद रखना मेसिटाइलिन का फॉर्मूला, इथाइल फ्लोराइड डाल लेंगे, BF3 डाल लेंगे, -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंडीशन देनी होती है, हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक कंडीशन पे होती है। सो जाके क्या हो जाएगा, ये बेसिक है बिल्कुल, सारी जगह यही चलता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, इथाइल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये पूरी रिंग में, मतलब इस ऑर्थो से मेटा तक रिंग में चार्ज। BF4 नेगेटिव निकल गया, ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हीट करेंगे, एक F इसका निकलेगा, H यहाँ से HF अलग, BF3 अलग, और मेसिटाइलिन के साथ एक इथाइल ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन इज अटैच्ड। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये रहा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखिए क्या कहता है, अनदर एग्जाम्पल इज द आइसोलेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट in the reaction of benzo trifluoride, nitrile fluoride and boron trifluoride। देखिए 3 एग्जाम्पल्स दिए इसने एक ही उसमें। कहता है जो आइसोलेशन करनी है ना हमें इंटरमीडिएट की, किस रिएक्शन से कर सकते हैं, बेंजो ट्राईफ्लोराइड से, या फिर नाइट्राइल फ्लोराइड से, या बोरोन ट्राईफ्लोराइड से, एट लो टेम्परेचर के ऊपर। इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स which decompose on warming to -50 degrees Celsius, yielding meta-nitro-benzo-trifluoride BF3 and HF। थ्योरी देख के बेसिक से ना भी कुछ समझ में आया हो, लेकिन इतना समझो कि इन तीनों चीज की रिएक्शन जब करोगे, लाइक ये लो या ये लो टेम्परेचर पे, तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। और वो क्या मिलेगा, ये मेटा नाइट्रो बेंजीन ट्राईफ्लोराइड BF3 और HF। देखिए कैसे रिएक्शन देखते हैं तो क्लियर होगा। ये ली हमने बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा दिया हमने एक कार्बन, और कार्बन के साथ 3 फ्लोराइड F3, साथ में डाल दिया इसमें FnO2, क्लियर, साथ में डाल दिया इसमें BF3।
टेम्परेचर लो रखना है तो -80 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये तीनों कंडीशंस दे दी, FnO2 डाल दिया, BF3 डाल दिया, -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, तो देखिए क्या होगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पे NO2 है वो जाके इसकी मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा तो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन ने, बॉन्ड ने जाके इस पे अटैक किया था, तो वो बॉन्ड की इसमें कमी हो गई, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई बेंजीन रिंग में, और चार्ज आ गया मेटा पोजीशन से ऑर्थो पोजीशन तक। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। साथ में क्या निकल गया, इधर एक F था, वो जाके इसके साथ अटैच हो गया, BF4 नेगेटिव। अब इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएंगे, इसका सेकंड स्टेप -50 डिग्री सेल्सियस पे। ये करवाया हमने -50 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा, जो H है ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा रिंग को, और यहाँ से निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकलेगा, H+ फॉर्म में। यहाँ से एक F निकल जाएगा, F नेगेटिव, H और F अलग हो जाएंगे, BF3 अलग हो जाएगा, और बेंजीन रिंग के साथ ऊपर से F3 तो ऑलरेडी था, इसकी मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा NO2। अब इसने थ्योरी में एक लाइन बोली थी कि यहाँ पे हमारे पास येलो क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो ये है येलो क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स। ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस फॉर द एरेनियम आयन मैकेनिज्म। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा आइसोटोप इफेक्ट पे। थैंक यू सो मच। आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है MSc सेकंड सेम ऑर्गेनिक की। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अब डेली ऑर्गेनिक की सेकंड सेम की वीडियो अपडेट करेंगे, कंप्लीट सिलेबस की, जितना जल्दी हमसे हो सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, MSc केमिस्ट्री सेकंड सेम ऑर्गेनिक lecture number 2. So in the last lecture we have discussed about sigma and pi complexes, how to formation of arénium ion and evidences for the formations of sigma and pi complexes. Evidences for arénium ion mechanism. Example 1, isolations of arénium ion intermediate. So our next part is आइसोटोप इफेक्ट। ये भी हमारा किस में आएगा, एविडेंसेस फॉर एरेनियम आयन मैकेनिज्म में। ठीक है, ये हमारा दूसरा इफेक्ट होगा जो उसको क्लियर करेगा। देखिए क्या कहता है इसमें, अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द आइसोटोप प्रेजेंट इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। देखिए इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है इफेक्ट का कि आइसोटोप इफेक्ट, यानी कि आइसोटोप डालने की वजह से क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन में। यहाँ पे ये लिखता है कि अगर हम नॉर्मल एलिमेंट ना लेके उसका क्या ले लें, आइसोटोप ले लें, ठीक है, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आएगा उसे हम बोल देंगे आइसोटोप इफेक्ट। देखिए कैसे, इफ अ प्रोटॉन इज लॉस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, कहता अगर एक प्रोटॉन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है रिएक्शन में से, कब, बिफोर द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के आने से ही पहले, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं SE1 मैकेनिज्म। SE1 और SE2 हमारे पास दो टाइप्स की मैकेनिज्म होती है। कल हमने देखा था, वहां पे हमारे पास आया था SE2, ठीक है, अब कौन सा पढ़ रहे हैं, SE1। ऑफ द लॉस ऑफ H+ and the arrival of the E+, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, are simultaneously, then there should be a substantial isotope effect। ठीक है, क्या कहा है इसने यहाँ पे कि अगर एक प्रोटॉन का लॉस्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल के आने की से पहले ही, तो हमारे पास SE1 टाइप की मैकेनिज्म होती है, और उस दौरान यहाँ पे जो इफेक्ट रहता है दैट इज सबस्टेंटियल आइसोटोप इफेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं तो क्लियर होगा। दैट इज ड्यूटेरेटेड सब्सटीट्यूटेड शुड अंडरगो सब्सटीट्यूशन, यानी कि
हम हाइड्रोजन की जगह पे क्या लेंगे, ड्यूटेरियम को लेके चलेंगे एज आइसोटोप। आगे कहता है मोर स्लोली देन अनड्यूटेरेटेड सबस्ट्रेट, यानी कि ये क्या होगा, ज्यादा स्लो होगा, मोर स्लो होगा अनड्यूटेरेटेड से, ठीक है। बिकॉज इन ईच केस द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों कहता है ऐसा, क्योंकि हर स्टेप के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और कहां पे ब्रेक डाउन होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। सो नो आइसोटोप शुड बी फाउंड, तो वहां पे तो कोई आइसोटोप है ही नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन क्या हुआ, सी और एच का जो बॉन्ड था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ ड्यूटेरियो एंड ट्राई बेंजीन आर द सेम एज द रेट फॉर बेंजीन। देखिए कैसे, thus it is the reasonable to conclude that the proton elimination is not the rate determining step। जो प्रोटॉन का एलिमिनेशन स्टेप होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा। एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। तो कहता फिर ये जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ रहे हैं ये 2 स्टेप्स में होगा। देखिए कैसे, ये ली हमने बेंजीन की रिंग, ये डाला हमने इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल डाला, ये बॉन्ड जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बन गया हमारा बेंजीन के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन एक हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर हम उस हाइड्रोजन को क्या कर दें, वापस बेंजीन को दे दें, उसका जो बॉन्ड है, नॉट हाइड्रोजन, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स अगर बेंजीन रिंग को दे दे तो उसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी कि उसकी जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी और वहां से क्या निकल जाएगा, H+। तो ये निकल गया हमारा H+, और अटैच क्या हो गया वहां पे, इलेक्ट्रोफाइल, E इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहां तक, ठीक है। आसानी था ये, तो नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसा कुछ इसमें है भी नहीं। आगे देखिए, आगे कहता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये पूछा भी जाता है, कई बारी आया है ये पेपर्स में कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। अब डायग्राम बनाएंगे तो 2 चीज चाहिए हमें, इधर हम लेके चलेंगे वर्टिकल में एनर्जी और इधर हम लेके चलेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आप लोग रिएक्शन के साथ साथ इन स्टेप्स को देखना। देखिए सबसे पहले हमने रिएक्टेंट में क्या क्या लिया था, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्टेंट हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर इसकी पीक है जो वो हाईएस्ट वैल्यू पे जाती है, ये गई हाईएस्ट वैल्यू पे। हाईएस्ट वैल्यू पे क्या बन गया हमारा, जो ये पहला प्रोडक्ट था जहां पे इससे हाइड्रोजन भी अटैच्ड है और जहां पे E भी अटैच है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड इसने गलत शो कर रखे हैं, ये डॉटेड आएगा ताकि हम इसको ऐसे शो कर दें, ठीक है। डॉटेड आएगा ये इस एरिया में, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट। फिर कहता है दोबारा रिएक्शन कहाँ जाएगी, डाउन जाएगी, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, एनर्जी के साथ साथ मिलाओ ना इसको, एनर्जी क्या होगी, डाउन आ गई। डाउन में हमारे पास क्या बना है, डाउन में हमारे पास बना है, पहले देखिए यहाँ पे क्या अटैच है, इधर E और इधर H। लेकिन जब डाउन हम जा रहे हैं तो देखिए क्या है, इधर हमारे पास H है और इधर कोई हमने एक नई स्पीसीज ले रखी है, दैट इज Y, ठीक है। दोबारा फिर रिएक्शन ऊपर गई और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारा मेन है, ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। और फिर हमारा क्या आएगा, मेन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच रहेगा और जो H+ है वो निकल जाएगा। अब एक चीज नोट करना, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या है, नीचे। इसका मतलब ये चीज क्या रहेगी, स्टेबल होगी। एनर्जी जिसकी जितनी कम वो उतना स्टेबल,
ठीक है, दो ट्रांजिशन स्टेट आती है, एक ये और एक ये था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए इप्सो इफेक्ट, आता ही होगा ये तो, एमएससी के स्टूडेंट्स हो, देखिए चले। इसमें लिखता है अ पोजीशन which is already occupied by a non-hydrogen substituent in an aromatic ring is called ipso position। हम पढ़ रहे हैं इप्सो इफेक्ट, बट इप्सो इफेक्ट तक जाने के लिए किससे गुजरना होगा? इप्सो पोजीशन से। ठीक है, देखिए क्या बोला उसने कि एक पोजीशन अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रखी है, किसी ने ले रखी है, किसने ले रखी है? बाय नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, नॉन हाइड्रोजन। ठीक है, इन एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के अंदर इज कॉल्ड इप्सो पोजीशन। ठीक है, एंड द अटैक ऑन दिस पोजीशन इज कॉल्ड इप्सो इफेक्ट। इप्सो पोजीशन के ऊपर अटैक करना क्या कहलाएगा? इप्सो अटैक कहलाएगा। और इप्सो एडिशन, इप्सो जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से है, जिसका मतलब होता है इटसेल्फ। ठीक है, कोई पूछ भी सकता है कि इप्सो क्या है, हम बोल तो रहे हैं बार बार इप्सो, इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो इप्सो का मतलब होता है इटसेल्फ, यहां पे लिख भी रखा था वैसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, चलिए क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देते ही सारा। प्रोटो डी एल्काइलेशन ऑफ एन एल्काइल बेंजीन, क्या करना है? प्रोटो डी एल्काइलेशन ऑफ एन एल्काइल बेंजीन, या फिर रिवर्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अरे वाह, ये तो बच्चों की फेवरेट रिएक्शन आ गई। यानी कि जो आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हो उसकी रिवर्स करना है हमें सिर्फ। और क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट में? एग्जाम्पल दिखाने से पहले ऐसे ही अगर हम एक बार डिस्कस करें तो बताओ, किसी को कुछ भी आइडिया हो? उसमें हम लोग एक मिथाइल ग्रुप को क्या कर देते हैं? अटैच। देखती है चलो, ये रही हमारी रिएक्शन। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले हमने क्या लिया? बेंजीन, बेंजीन के साथ अटैच है एक कार्बन, और कार्बन के साथ अटैच है 3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, CH3 की थ्राइस। किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन? H+ और साथ में इप्सो अटैक। क्लियर? H+ के साथ हो रही है तो क्या होगा? सिंपल सा, इतना तो आता ही है। अगर यहाँ पे बॉन्ड है तो वो जाके अटैक करेगा H के ऊपर, वहाँ पे क्या लग जाएगा? H। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी रिंग के अंदर, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऐसे शो कर दी। ठीक है, बीच में इसमें प्लस चार्ज है, प्लस, क्योंकि प्लस कहाँ कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हमारे पास बन गया एक टाइप से सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर कहता अब क्या करेंगे आगे? रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। रिएक्शन इस हिसाब से प्रोसीड होगी कि हमारे पास जो कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे वो यहाँ से हट जाएंगे, ये निकल गए अलग। तो क्या बचेगा इसके पास? सिर्फ बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग बच गई, हाइड्रोजन यहाँ पे होता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है ये क्या बना है? इलेक्ट्रोफिलिक इप्सो सब्स्टिट्यूशन, और ये है मोर स्टेबल देन कार्बोक्टाइन। ओब्वियसली सी बात है, देखिए कार्बोक्टाइन आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर कार्बन के साथ एक CH3 है तो वो स्टेबल है, अगर 2 है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, और अगर 3 है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल हो गया हमारा, और ये हमारी बेंजीन रिंग। फिर आगे इसको ही उठाएंगे हम, जो हमारा साइड प्रोडक्ट निकला है, दैट इज C+CH3 की थ्राइस। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, इससे बना क्या सकते हैं? देखिए यहाँ पे CH3 की थ्राइस है, यहाँ पे है CH3 की डिवाइस, यानी कि एक CH3 गया। ठीक है, C हमारा ऐसे का ऐसे। अब जो वो CH3 निकला है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? डबल बॉन्ड में यहाँ पे CH2 दे सकते हैं, बच गया उसका एक H, वो हम H+ की फॉर्म में यहाँ से रिलीज आउट कर देंगे। H+ हमने डाला भी था और H+ हमने निकाल भी दिया। ये थी हमारी इप्सो अटैक को शो करने की रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेंगे ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए।
यहाँ तक कोई डाउट? साथ साथ कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, रीअरेंजमेंट ऑफ एन एल्काइल बेंजीन्स लीडिंग टू देयर आइसोमराइजेशन आल्सो इन्वॉल्व इप्सो अटैक। जो रीअरेंजमेंट होती है एल्काइल बेंजीन की जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो वो भी कहता किसकी तरफ जाएंगी? आइसोमराइजेशन की तरफ जाएंगे। और क्या इन्वॉल्व करेंगी वो रिएक्शन में? उस दौरान क्या होगा? इप्सो अटैक होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्थोजाइलिन आइसोमराइज टू मेटाजाइलिन। ठीक है, ऑर्थोजाइलिन है हमारे पास और कहते वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मेटाजाइलिन में। और ये रिएक्शन क्या होगी? इप्सो अटैक को शो करेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऑर्थोजाइलिन का ही पता होना चाहिए। ऑर्थोजाइलिन देखिए, ये है हमारा ऑर्थोजाइलिन, यानी कि जब बेंजीन के साथ एक CH3 और साथ में उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, अब ऑर्थो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है ऑर्थोजाइलिन। क्लियर? यहाँ पे हमने इसको दे दिया H+, इप्सो अटैक होगा तो ऑब्वियसली सी बात है बेंजीन का डबल बॉन्ड आके इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी बेंजीन रिंग से। जिस पोजीशन पे जाके अटैच होगी उस पोजीशन पे बेंजीन रिंग में क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्लियर? फिर हम इस रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, सारी ही पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं, हमने हाइड्रोजन शो कर दिया ऑर्थो पे। CH3 ऑलरेडी अटैच था। अब इस CH3 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से उठा के इसकी ऑर्थो पोजीशन से और इसको कहाँ ले आएंगे? इसकी मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे ले आएंगे तो जो मेटा पोजीशन पे चार्ज था वो तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, उसके तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे, लेकिन अब चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये प्लस चार्ज अब आ गया ऑर्थो पे। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन मेटा पोजीशन पे अटैच था वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो जो बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड है, ऐसे बोलिए कि वो बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑर्थो पोजीशन को, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है बेंजीन रिंग में वो क्या हो जाए? पूरी। और वहाँ से H+ निकल जाएगा। ये निकल गया H+, और जो CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे था वो रह गया मेटा पोजीशन पे। और हमने पहले ही बोला था कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि जब ऑर्थोजाइलिन आइसोमरेज कन्वर्ट हो रहा था मेटाजाइलिन में, रीअरेंजमेंट के थ्रू और इप्सो अटैक के थ्रू। ठीक है, ये था आपका इप्सो अटैक। 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देख लिए। इप्सो पोजीशन आप लोगों ने पढ़ ली, फ्रीडल क्राफ्ट की अपोजिट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ ली, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ लिया। ठीक है, चलें आगे फिर। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यानी कि हमें क्या करनी है? ओरिएंटेशन देखनी है और रिएक्टिविटी भी देखनी है। किसकी देखनी है बट? ये दोनों चीजें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। ठीक है, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं फिर आएंगे हमारे एग्जांपल्स पे। व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन undergoes an electrophilic substitution, the position taken up by the new incoming group यानी कि orientation and rate of these reaction यानी कि reactivity are determined by the substituent already present on the ring। देखिए क्या कहता है ये इन 5 लाइन्स में। कहता है जो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, जब उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कहता जो पोजीशन बेंजीन रिंग के जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगे हुए हैं वो डिटरमाइन करेंगे मेन तो कि जो आने वाला नया ग्रुप है उसकी ओरिएंटेशन और उसकी रिएक्टिविटी कि द पोजीशन टेकन बाय द न्यू इनकमिंग ग्रुप की जो नई हमारी स्पीसीज आ रही है, न्यू इनकमिंग जो ग्रुप आ रहा है उसकी ओरिएंटेशन और उसकी रिएक्टिविटी कौन डिटरमाइन करेगा? कहता जो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं।
ऑब्वियसली सी बात है, और ये जो चीज़ ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है वो आने वाली इनकमिंग स्पीसीज को रिएक्टिविटी, उसकी ओरिएंटेशन उसी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, कहता है ग्रुप दैट्स इंक्रीज द रेट रिएक्शन आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, दोज दैट स्लो इट आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कि जो ग्रुप रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, उन्हें हम बोल देंगे कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो उसका अपोजिट करेंगे दैट आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आगे देखिए बच्चे, अब हम ग्रुप्स देखेंगे जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये लिखता है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये हमारे ग्रुप्स शो करेंगे और ये ओरिएंटेशन बताएंगे कि किस पोजीशन पे होगी। जो हमारा NR2 है, NHR है, NH2 है, या फिर OH है, या OR है, या फिर जो O नेगेटिव है। ज़्यादातर देखिए इसमें NH2, NR2, NHR, OHR, OR नेगेटिव, O नेगेटिव सॉरी OR। जो ये ग्रुप्स होंगे बच्चे, ये होंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप क्या करेंगे, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे अगर इनमें से कोई भी ग्रुप क्या है, लगा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और ये जो ओरिएंटेशन करेंगे, ये करेंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का तो समझते हो ना, मतलब या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। अब जो हमारा ग्रुप है NHCOR या फिर OCOR या फिर SR, ये तीन ग्रुप्स होंगे माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये एक टाइप से कम करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बीच के है। ठीक है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ओरिएंटेशन इनकी जो कहती है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। उसके बाद R ग्रुप हो गया, AR या फिर जो H है अकेला, ये है वीक एक्टिवेटिंग, ये रिएक्शन को रेट को स्लो कर देंगे, लेकिन ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन ज़्यादातर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो रहा था। उसके बाद कोई भी X है, हेलोजन्स हो सकता है यहाँ पे, या फिर CH2X है, ये हमारे कैसे है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये तो वीकली एक्टिवेट थे, ये डीएक्टिवेटिंग है, तो डीएक्टिवेट कर देंगे हमारी रिंग को। और ऑर्थो पैरा यहाँ पे भी क्या रहेगी, ओरिएंटेशन। क्लियर, पहले हमने स्ट्रॉन्ग देखे, फिर जो बीच के है, फिर बिल्कुल ही कम, और फिर जो डीएक्टिवेट करेंगे। बिल्कुल इजी है, आसान रखने, 1 मिनट में याद हो जाएंगे अगर आप लोग कोशिश करोगे तो। पहले NR वाले, उसके बाद NHCOR, OCOR, SR, R, AR, H, X और CH2X। क्लियर यहाँ तक? देखिए अभी तक जो ग्रुप देखे थे वो थे ऑर्थो और पैरा के। अब हम देखेंगे दूसरे ग्रुप्स लाइक NR3 प्लस, NO2, CF3, CN, SO3H, ये होंगे माइल्डली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी तक ऑर्थो पैरा के आए थे, बट अगर इनमें से कोई ग्रुप आ जाता है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास CHO यानी कि एल्डिहाइड, COR या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या COOR या फिर अमाइड ग्रुप, CCl3 या NH3 अमोनियम आयन। अगर इनमें से कोई ग्रुप होगा तो वो होगा स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग, यानी कि जैसे स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग था वैसे उसका अपोजिट स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्लियर? आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन से। थैंक्स। क्लास MSc सेकंड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, lecture number 3rd. So in the last lecture we have discussed about some groups and energy profile diagram.
we see the some groups like orthodirecting, metadirecting and paradirecting. Some are strongly activating, some are deactivating and some are moderate. So let's start. देखिए क्या कहता है यहाँ पे, हमने यहाँ तक कर लिया था कल metadirecting ग्रुप तक। आगे ये कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन इज मोर एज कंपेयर्ड इन बेंजीन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो टोल्यूइन का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एज कंपेयर सिंपल बेंजीन रिंग से जिसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा हुआ। ऐसा क्यों? इट मीन्स द एक्टिवेशन एनर्जी इन फर्स्ट स्टेप इज लेस। इसका मतलब है कहता कि पहले स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी लगी है वो क्या है, कम है, लेस है। यानी कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन इज मोर एज कंपेयर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टोल्यूइन। तो किसकी ज्यादा हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, बेंजीन की। ठीक है, आगे कहता है ई एक्टिवेशन बेंजीन की हमारे पास क्या है, ऑर्डर देगा अब हमें ये, जैसे ई एक्टिवेशन यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, पहले बेंजीन की होगी सबसे ज्यादा, उसके बाद ई एक्टिवेशन मेटाटोल्यूइन की, यानी कि जब मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा होगा, उसके बाद ई एक्टिवेशन एट ऑर्थो पोजीशन की, यानी कि टोल्यूइन जब ऑर्थो पे होगा, और ई एक्टिवेशन एट पैराटोल्यूइन की। तो यानी कि ये हमारा एनर्जी का क्या है, ऑर्डर है, पहले बेंजीन, फिर मेटाटोल्यूइन, फिर ऑर्थो एंड फिर पैरा। ठीक है, ये ऑर्डर सिंपल भी पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद हम देखते हैं इसको एनर्जी डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पे हमने वर्टिकल साइड में ली है एनर्जी एंड हॉरिजॉन्टल इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। देखिए सबसे पहले हमारे पास केस लेते हैं हम लोग बेंजीन का। बेंजीन की देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, उसके बाद कौन था बेंजीन के बाद, मेटा, ये हमारा मेटा का केस है, इससे इसकी कम हो गई। मेटा के बाद कौन है, ऑर्थो, इसकी इससे कम होगी, और उसके बाद कौन है लास्ट में, पैरा। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई इतना समझने वाला लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। आगे देखिए, आगे कहता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट। कहता है ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसके अंदर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि वो पावर, वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर सकें या इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी स्पीसीज को डोनेट कर सकें। दो टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, -I एंड +I। -I वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है किसी दूसरे एलिमेंट से और वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और +I वो होगा जो खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो ये CH3 है ये आता है +I के अंदर, तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दूसरा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिर्फ 4th कार्बन तक ही एग्जिस्ट करता है, आफ्टर 4th कार्बन इट इज नेग्लिजिबल। क्लियर। देखिए दूसरा एग्जांपल, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, यानी कि ये हमारे पास किसका एग्जांपल आ गया, टोल्यूइन का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर नो इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट, इसके अंदर कहते हैं कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों, अब रीजन देखना है हमने। C की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो है 2.5 एंड हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो है 2.2, आर नियरली सेम। कहता ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन की और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू में है, ये है 2.2 एंड दिस वन इज 2.5। कोई मेजर डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि इस एग्जाम्पल में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी किस हिसाब से होगी वो देखना है हमें। कहता इफ CH3 इज रिप्लेस्ड बाय CF3। अब टोल्यूइन के अंदर हमारे पास जो ग्रुप लगा हुआ था CH3 बेंजीन के साथ,
इसमें हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, फ्लोरीन से। तो अब CH3 के बजाय क्या लिखेंगे, CF3। ये लिखा हमने CF3 और ये लिखा हमने नॉर्मल बेंजीन। अब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा कहता वो कैसे है, पहले बेंजीन रिएक्ट करेगा और फिर एक्ट करेगा हमारे पास बेंजीन के साथ, जब कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसा क्यों है, इसका प्रॉपर रीजन देंगे, ऐसा नहीं है कि बस टाल मटोल करना है। देखिए यहाँ पे लिखता है, चलिए यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता है, कहता है बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, O और CH3। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास बेंजीन के साथ क्लोरीन। क्लियर। यहाँ पे लिखता है ये कि ये जो है ये 3p में है, ये जो है ये 2p में है। ओवरलैपिंग नॉट इफेक्टिव, अगर ओवरलैपिंग हुई भी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, दोनों की ही हम डाइपोल मूवमेंट देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट आप लोग फिजिकल में भी पढ़ते हो, फिजिकल में ही ज़्यादा आती है वैसे तो ये, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक में थोड़ी डायरेक्ट वैल्यू ही हम यूज़ करते हैं। डाइपोल मूवमेंट को किससे शो करते हैं, इस सिंबल से, एंड दैट वैल्यू इज 1.60 इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन। और जब हमारे पास OCH3 लगा होगा बेंजीन के साथ, उस टाइम पे जो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी दैट इज 1.20। ठीक है, अब क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पे आता है, हमारी हेलोजन्स के अंदर, ग्रुप नंबर 17 के अंदर। फ्लोरीन के बाद ही क्लोरीन आता है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, -I। तो ऑब्वियसली सी बात है क्लोरीन भी कैसा इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, -I। ठीक है, एज कंपेयर किससे स्ट्रॉन्ग होगा ये, आपके +R से। अब ये +R का क्या सीन है, -I तो चलो समझ में आ गया कि वो पावर जो अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि -I इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये +R क्या है, ये शो करता है आपकी रेजोनेंस। ठीक है, ये भी +R है, ये भी +R है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया क्योंकि क्लोरीन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस जो +R है वो डोमिनेट कर जाती है किसके ऊपर, -I के ऊपर। क्लियर। देखिए वही रीजन लिख रखा है कि क्लोरीन इज द वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो क्लोरीन आता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं बैक साइड। देखिए हमने कल ही पढ़ा था एक्स का मतलब हेलोजन, ये कहाँ पे आए हुए हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग में आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन यानी कि हेलोजन यानी कि एक्स, और ये क्या लिखा है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, दूसरा इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। क्लियर। यहां तक कोई डाउट किसी को तो साथ साथ कमेंट करिए बच्चे। उसके बाद देखिए कहता है आगे, एक्सप्लेनेशन फॉर ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी का, कहता वो दोनों ही फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड अपॉन कर रहे हैं, कार्बोकटाइन के ऊपर। कार्बोकटाइन कौन सी स्पीसीज थी जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है स्टेबिलिटी। देखिए कैसे, सबसे पहले हम कंसिडर करके चलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा के जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होंगे और साथ में कैसे होंगे, एक्टिवेट ग्रुप होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। क्लियर। देखिए कहता है द ग्रुप containing a lone pair of electrons stabilize the carbocation to a greater extent। कि कोई हमारा जो स्पीसीज है अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता क्या करेंगे, उस कार्बोकटाइन को स्टेबल बनाने में हेल्प करेंगे। क्लियर। व्हेन द अटैक टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। और कब करेंगे वो हेल्प,
जब अटैक होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, एज कंपेयर मेटा, कि उस दौरान मेटा पे ना हो तो बेटर है, ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक होगा, तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है वो हेल्प करेंगे इस कार्बोकटायन को स्टेबिलिटी देने में, स्टेबिलाइज बनाने में। देखेंगे कि कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरी बोल दिया और काम खत्म, नहीं, रिएक्शन के थ्रू देखेंगे हर चीज। आगे कहता है दिस इज बिकॉज फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑन एडिशनल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए इज obtained in which all the atom except hydrogen have a complete octet of electron। यानी कि क्या कहना चाहता है, कहता ऐसा क्यों हुआ है, क्यों वो स्टेबलाइज होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके, क्योंकि कहता जब अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर तो जो वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होंगे कहता वो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे बेंजीन के रिंग के साथ, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, स्टेबल रिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी अदर एटम्स होंगे उन सब का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्टेट कंप्लीट। आगे कहता है thus the incoming electrophile is attached to ortho and para, that is these groups are ortho and para direction। कहता है इसलिए फिर जो इनकमिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा, स्पीसीज होगी जो, वो अटैच होगी कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही। क्यों अटैच होगी, क्योंकि अभी बताया ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आने की वजह से रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई है, जिसकी वजह से जो कार्बोकटायन है वो स्टेबल हो जाएगा। देखिए रिएक्शन, जब अटैक होगा एट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, कहाँ पे अटैक है, ऑर्थो पोजीशन पे, ये हमने ली हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हमने एक जेड कंसीडर किया है, यहाँ पे जेड का मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज रखी, तो क्या होगा, पहले डबल बॉन्ड आके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लग गया, हाइड्रोजन वहाँ पे होता ही है, हमने इसको शो कर दिया। फिर इसकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिस बॉन्ड ने जाके अटैक किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अब क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेफिशिएंसी बेंजीन रिंग के अंदर, तो उसकी वजह से चार्ज आ जाएगा कौन सा, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए क्या किया, हमारे पास जो जेड था, इस जेड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यही हमने थ्योरी में बोला था कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ जाएंगे, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, ठीक है। देखिए इसके अंदर हमारे पास दो चीजें शो कर रखी है, एक तो हमने शो किया है कि तो जेड के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने इधर शिफ्ट कर दिए, दूसरा हमने शो किया है कि ये जो बॉन्ड था ये हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ये एक्चुअली हमने इस वजह से किया है क्योंकि एक रिएक्शन इधर प्रोसीड हो रही है और एक नीचे की तरफ, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही दोनों प्रोसेस हो रही है, एक एक कंसिडर करने आपने, मैंने एक में ही दोनों शो कर दिए थे। देखिए चले पहले हम ऊपर वाला कंसिडर करते हैं, एक सेकंड के लिए आप लोग इसको भूल जाओ कि हमने ये बॉन्ड ट्रांसफ़र किया है। जब ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे आएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई, लेकिन उसके पूरी होने की वजह से क्या हुआ, जो जेड था उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएंगे इसकी तो डेफिशिएंसी पूरी होगी जहाँ पे ये प्लस चार्ज था, बट जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये हमारी स्पीसीज बनी है ए, इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। फिर कहता है अगर मान लो अब हम जेड वाले को नेग्लेक्ट कर दें कि जेड ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, किसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, जो ये बॉन्ड दिख रहा है इसने, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पोजीशन पे जाके तो वो प्लस चार्ज नेग्लेक्ट चलो हो गया, बट जहाँ से ये गए हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज। अब इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र करेंगे और इस मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये यानी कि हमने एक टाइप से रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किए हैं इसके, ठीक है, कि हम बॉन्ड की मूवमेंट दिखा सकते हैं।
और चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, जेड के साथ। डबल बॉन्ड बन गया और जेड के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये तब हुआ है जब अटैक किया था एट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। अब बच्चे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ऑर्थो के बाद हम अटैक करवाएंगे एट पैरा पोजीशन के ऊपर। चलिए देखते हैं। अटैक एट पैरा पोजीशन, वही स्पीसीज लेंगे, वही बेंजीन रिंग, वही एक बॉन्ड के साथ जेड और जेड के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज लेंगे, लेकिन इस बार अटैक कहाँ पे होगा, एट पैरा पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया एट पैरा पोजीशन। हाइड्रोजन भी हमने शो कर दिया। जिस बॉन्ड ने जाके अटैक किया था उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से रिंग के अंदर हमने चार्ज शो कर दिया प्लस। कहाँ पे, उसकी मेटा पोजीशन पे। अब मेटा पोजीशन का जो चार्ज है वो ख़त्म करने के लिए जो ये बॉन्ड है ऑर्थो पोजीशन वाला, ये आ जाएगा आगे और इसके ऊपर आ गया अब प्लस चार्ज। अब इसको कम करने के लिए जो ये लंबा इधर वाला बॉन्ड था इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और चार्ज आ जाएगा इसकी इधर वाली मेटा पोजीशन पे। ये आपको आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। उसके बाद कहता है जब इसको हम बीच वाला इनका जो स्ट्रक्चर बनया है, कहता है इसको देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, ये बॉन्ड ट्रांसफ़र करने की बजाय अगर हम ऐसे मान लें कि ये बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ और ऊपर जो जेड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस चार्ज को क्या कर दें, कम कर दे। तो जेड क्या करेगा, रिंग के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये हुई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और ये हमारी बन गई दोबारा से फिर कौन सी स्पीसीज, ए स्पीसीज। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा इस ए स्पीसीज में और इस ए स्पीसीज में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है एट ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे जो हुआ है एट पैरा पोजीशन। क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे भी जेड मान लिया, यहाँ पे भी जेड मान लिया, लेकिन पेपर में तो जेड नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपसे टीचर कोई जेड लगा के पूछेगा ना, आप पूछोगे किसी से। तो अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की। देखिए जो हमने ये जेड कंसिडर किया है, इस जेड का मतलब क्या क्या हो सकता है। ओ हो सकता है, NR2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR, OH, OR, NHCOR या फिर OCOR। और ये सब क्या थे बच्चे, अगर ध्यान हो आपको थोड़ा सा भी, ये हमारे पास स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आए थे। NH2, NHR, NR2, OCOR, ठीक है। ये हमारे स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आए थे और ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। क्लियर है यहाँ तक, ऑर्थो और पैरा क्लियर हो गया। थ्योरी हमने इसकी देख ली थी कि क्या क्या इसने बताया था। जो जो इसने थ्योरी बताई वही हमने सारी कन्वर्ट कर दी हमारी रिएक्शन में, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये लिखता है कहता स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये सबसे स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है रेजोनेंस का इन तीनों में से, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज आना कोई अच्छी बात नहीं है, इस वजह से वो प्लस चार्ज कहाँ चला गया, उसके साथ जो अटैच्ड हमारी स्पीसीज है यानी कि जेड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अटैक एट मेटा पोजीशन के ऊपर, वही स्पीसीज लेंगे बेंजीन के साथ, जेड जेड के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बट इस बार कहाँ पे अटैच होगा, एट मेटा पोजीशन पे। सो यानी कि डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और ये अटैच हो जाएगा मेटा पे। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भी शो किया। अब जिस बॉन्ड ने जाके ये इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, उसने जाके अटैक किया था, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, रिंग के अंदर डेफिशिएंसी। जहाँ डेफिशिएंसी हुई वहीं आ गया प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए ये जो बॉन्ड था ये क्या हो गया, हमने आगे ट्रांसफर करवा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब प्लस चार्ज आ गया इसकी इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे ये जो प्लस चार्ज आया है, इसको फिर कम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑर्थो वाला बॉन्ड था इसको ट्रांसफर करवाएंगे।
ये हमने इधर ट्रांसफ़र करवा दिया तो इसकी इस ऑर्थो वाली पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता इसमें। और इसने देखिए हमेशा होता क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो मेटा पोजीशन पे आया था लास्ट टाइम जब हमने रिएक्शन देखी थी, बट इस बार जब मेटा पोजीशन के ऊपर ये अटैच हुई है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, उस दौरान जो पॉजिटिव चार्ज था वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है कि कहाँ अटैक हुआ है और कौन सी पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये किसके बारे में बात हो गई हमारी? ये हो गई जब हमने ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप लिए हैं। ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप लिए हैं। देखिए हमारे पास जब हमने देखा था तो हमारे पास 3 टाइप्स के ग्रुप आए थे। ऑर्थो और पैरा के एक्टिवेटिंग ग्रुप आए थे, ऑर्थो और पैरा के माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप आए थे, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आए थे जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग थे। आज हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं ऑर्थो पैरा के एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन केस ऑफ एल्काइल, यानी कि जब हम एल्काइल को कंसीडर करके चलेंगे। चलिए इसे देख ही लेते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा। कहता है बी केस अब आ गया, यहाँ पे ऑर्थो और जो पैरा और मेटा पे तीनों पे अटैक हो गया, तो ए पार्ट खत्म, बी पार्ट स्टार्ट। बी पार्ट में देखिए क्या लिखता है, इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप लाइक CH3 वी हैव द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमारे पास कहता है इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। कैसे? अटैक एट ऑर्थो पोजीशन, इसमें भी तीनों जगह अटैक होगा, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पैरा पे भी। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं ऑर्थो पोजीशन पे। ये हमने ली बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया CH3 और इलेक्ट्रोफाइल की स्पीशीज डाली। जैसे इलेक्ट्रोफाइल की स्पीशीज डाली, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बॉन्ड था, वो जाके अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, बट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई कहाँ पे? रिंग के अंदर। इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये जो बॉन्ड है ये आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, एंड मेटा पोजीशन एक्वायर प्लस चार्ज। देन दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड अगेन फॉरवर्ड, और दोबारा से फिर मेटा पोजीशन एक्वायर्ड प्लस चार्ज। क्लियर? अब वो लिखता है, कहता है यहाँ पे जो ये स्पीसीज है, इस स्पीसीज के पास देखिए इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आया है, तो इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, और इसके ऊपर की तरफ भी एक बॉन्ड है। तो कहते हैं यहाँ पे जो स्पीसीज बनी है दैट इज 3 कार्बोक्टाइन प्लस, यानी कि 3 डिग्री का कार्बोक्टाइन बना है यहाँ पे, सिंपल ये समझो। और आप लोगों को पता है जब आप कार्बोक्टाइन और कार्बोनाइन पढ़ते हो तो कार्बोक्टाइन के केस में ऐसा हमारे पास रूल रहता है 3-2-1 का। ठीक है, कि 3 डिग्री कार्बोक्टाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बोक्टाइन है वो ये है, फिर 2 डिग्री ये है, और ये भी 2 डिग्री है। तो इनमें से फिर सबसे स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली बात है जो 3 डिग्री कार्बोक्टाइन है। ये कब हुआ? जब अटैक किया एट ऑर्थो पोजीशन पे विद बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे कहता है, चलिए अब अटैक देखते हैं पैरा पोजीशन पे जब करेंगे तो क्या चेंजेज आएंगे। वही सेम स्पीसीज लेंगे, वही इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, बस जाके अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन की वही डेफिशिएंसी होगी, बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे आगे, फिर प्लस चार्ज आ जाएगा ऊपर की तरफ, फिर इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे इसकी मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, बड़ा बेसिक सा काम है, +2 से करते आते हो। ठीक है, सो देखिए कहता है यहाँ पे जो कार्बोक्टाइन बना है, यहाँ पे ये वाला 2 डिग्री बना है, ये वाला 3 डिग्री बना है, और ये भी 2 डिग्री बना है। यानी कि ऊपर हमारे पास एक 3 का था और 2 के, यहाँ पे बीच वाला जो है वो 3 का और साइडों वाले 2 के। अब देखते हैं हमारा लास्ट आज का अटैक एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन पे जब अटैक होगा तब क्या होगा? व्हेन बेंजीन रिंग विद एल्काइल ग्रुप। सो देखिए
ये बेंजीन रिंग है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीशीज। अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे जाके अटैक हुआ तो इसकी पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया। ऑर्थो वाला बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट करेंगे तो दूसरे वाले ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखना है इसके कार्बोकटाइन। इसके अंदर जो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, दे ऑल एक्वायर 2 डिग्री कार्बोकटाइन। Here no one is the 3 degree carbokatine in the case when the attack at meta position. But in the above case, ortho and para, they acquire one species having 3 degree carbokatine which is more stable as compared to 2nd degree carbokatine. क्लियर बच्चे, क्या समझे हो कि जब ऑर्थो और पैरा पे अटैक करते हैं तो हमारे पास एक एक स्पीसीज के अंदर 3 डिग्री कार्बोकटाइन आता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट जब मेटा पोजीशन की बारी आई तो हमारे पास एक भी 3 डिग्री का कार्बोकटाइन नहीं बना, और जबकि हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकटाइन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, फिर हम अटैक कहाँ पे प्रेफर करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एज कंपेयर टू मेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पे भी, बिल्कुल सिंगल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ साथ साथ जब आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। कोई भी डाउट आप लोगों को है तो ईमेल एड्रेस साथ में डालते हैं, अदर अकाउंट का भी डालते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप लोग जहाँ भी चाहो कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो जरूर करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेक्चर नंबर 4th MSc केमिस्ट्री सेकंड सेम। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some groups like activating group which attack on ortho position, meta position and para position. Clear? So let's start our new topic, that is ortho para directing group but they are deactivating group. ठीक है, in the last lecture we have discussed about ortho para directing group but activating group, and now we are discussing deactivating groups. Examples like halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Halogens lie in the group number 17 of periodic table. So here X denote all halogens. Firstly, attack at ortho position. Attack at ortho position, we take a benzene and X here show fluorines. Adding electrophile species, as you know, benzene or the electrons won't attack on electrophile. Electrophile attach at ortho position and benzene show the deficiency of electrons. So now the bond is moved in forward direction and deficiency of electron occurs at meta position. Now again bond shifted in forward direction and again positive charge or deficiency of electron occurs at other meta position. Clear? So here from the first structure, when halogens donate their electron to benzene ring, you see here the number of electrons present in halogens or X. When halogen donate their electron to benzene ring or compensate their deficiency of electrons, then halogens acquire plus charge due to deficiency of electron and forming double bond with the benzene ring. सो स्टूडेंट्स क्या समझ में आया? सिंपली कि पहले हम ये बेंजीन की रिंग लेंगे, उसके ऊपर अटैच करेंगे एक X जो शो कर रहा है हेलोजेंस को, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर वो अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इसके क्या हो गई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट अगर इस स्ट्रक्चर से डायरेक्ट हम आगे जाएं तो क्या हो सकता है कि जो ये प्लस चार्ज है
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है हेलोजेंस के ऊपर। ये हेलोजेंस खुद के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बेंजीन की रिंग को। और जैसे ही रिंग को देगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, दूसरा बॉन्ड नया बन जाएगा। ये हमने डबल बॉन्ड शो किया, बट इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, ये कब हुआ, जब अटैक था एट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। सो नाउ अटैक एट पैरा पोजीशन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट डीएक्टिविटी। क्लियर। सो सेम एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, वही बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल और हेलोजेंस, बट इस बार कहाँ पे अटैच हो जाएगा, एट पैरा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, पैरा पे जब आएगा तो यहाँ पे मेटा पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बेंजीन रिंग। फिर इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे तो इस वाली मेटा पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात ना करें, जैसे ही ऊपर प्लस चार्ज आता है तो जो हेलोजेंस है, अगर वो खुद के इलेक्ट्रॉन किसको दे दें, किसको देगा इलेक्ट्रॉन, बेंजीन की रिंग को, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी जो बेंजीन रिंग में, वो कंप्लीट हो जाएगी, बट प्लस चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, हमारी हेलोजेंस के ऊपर। इसे कहते हैं स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। उसके बाद अटैक एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पे करना है, देखिए कैसे, वही रिंग लेंगे, वही इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच हो जाएगा तो पैरा पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर वाले ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज। बट इस बार ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी कि जो हेलोजेंस है वो खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। कब, जब अटैक हुआ एट मेटा पोजीशन के ऊपर। लेकिन जब अटैक ऑर्थो एंड पैरा पे हुआ था तब हर बार ये सिचुएशन बनी थी कि हेलोजेंस ने खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ा था एंड दे एक्वायर प्लस चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, बट मेटा के केस में ऐसा नहीं है। देखिए अब इसकी थ्योरी थोड़ी सी, कहता एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हेलोजन intensify the positive charge on carbocation and destabilize it। कहता जो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमारे हेलोजेंस लगे हुए थे बेंजीन रिंग के साथ, कहता वो क्या शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट, वो भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, यानी कि खुद के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर उनकी, सॉरी गलत बोल दिया थोड़ा, माइनस आई होता है जो खुद की तरफ अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और हेलोजेंस में ये पावर सबसे ज़्यादा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो कहता है इनका जो माइनस आई इफेक्ट था वो इंटेंसिफाई हो जाता है किसके साथ, जो प्लस चार्ज है कार्बोकटायन का उसके साथ, और उसको क्या कर देता है, डीस्टेबलाइज। ठीक है, आगे कहता है द स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और फिर हमने एरो शो किया है जिसका फेस है जो किसकी तरफ है, माइनस आई की तरफ, और फिर है आर। तो यानी कि यहाँ पे कहता है रेजोनेंस की बजाय माइनस आई इफेक्ट क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। कोज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ एंड डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कहता जो माइनस आई यहाँ पे डोमिनेट किया उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएंगे और जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। किसके केस में कहता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के केस में। हमने तो पहले ही बोला था कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमने लगाया है, तो ऑब्वियसली सी बात है रिंग का डीएक्टिवेशन होना तो बनता है। ठीक है, ये तीनों केस आज हमने पढ़े किसके बारे में, जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे। एग्जांपल्स हेलोजेंस, कोई भी आप ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कि होगा तो मेटा डायरेक्टिंग अटैच होगा मेटा पे, बट कहता क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। क्लियर, देखिए पहले एग्जांपल्स, लाइक कहता NH3 प्लस अमोनियम, NR3 प्लस, NO2
CN साइनाइड, CHO एल्डिहाइड, COR COOH कार्बोक्सिलिक, COOR ETC। सब्स्टिट्यूशन हैविंग -I और -M इफेक्ट। अब -I का तो चलो आप लोगों को पता है, -M क्या होता है, ये शो करता है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे टॉपिक +1 के होते हैं। जिनका बेसिक अच्छा है वो इजीली कर पाएंगे, उनके लिए तो ये है ही कुछ नहीं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स जो मैटर डायरेक्टिंग के हैं और साथ में कैसे है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो चलिए देखिए, कहता अटैक एट ऑर्थो पोजीशन। सबसे पहले अटैक करवाएंगे ऑर्थो पे। ये ले लिया हमने एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या है NO2+, ये N, ये सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। N के ऊपर चार्ज है प्लस, क्यों? 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, लेकिन N तो 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, बट कितने बन गए 4, तो N के ऊपर प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन 2 बनाता है बट 1 बना हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज को ऐड करेंगे, दैट इज E। ये अटैच हो जाएगी एट ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये बॉन्ड जाके अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन ही पढ़ रहे हैं, अटैक एट ऑर्थो। सो ऑर्थो पे जब हो जाएगी तो ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड को आगे शिफ्ट किया तो मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया। फिर इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे तो इस वाली मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और इससे ज़्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑर्थो के बाद पैरा पोजीशन की, कि जब अटैक कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। तो देखिए अटैक एट पैरा, वही सेम एग्जांपल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, लेकिन इस बार अटैच होगा पैरा पे। तो जैसे ही ये पैरा पे अटैच हुआ है, एक तरफ हमने शो किया है कि E है, कम दिख रहा होगा मे बी, और दूसरी तरफ क्या है H, जो रिंग का होता ही है। लेकिन अटैच होने की वजह से इसकी मेटा पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड ने जाके अटैक कर दिया था इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, फिर इस बॉन्ड को, प्लस चार्ज को कम करने के लिए ऊपर वाला बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर उसको कम करने के लिए ये जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट करेंगे और इस मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जब हमने ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करवाया तो इसकी मेटा पोजीशन पे इस केस में भी, और इसकी मेटा पोजीशन पे ऑर्थो के केस में भी और पैरा के केस में भी मेटा पोजीशन के ऊपर ही प्लस चार्ज आया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, जो रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। देखिए ऑर्थो का भी हो गया, पैरा का भी। अब अटैक करवाते हैं मेटा पोजीशन पे। वही एग्जांपल, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया मेटा पोजीशन पे, पैरा पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। इसको कम करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, इसकी ऑर्थो पे कैसा आ गया, प्लस चार्ज। इधर वाला बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, इसकी ऑर्थो पे कैसा आ गया, प्लस चार्ज। अब आपको जो नोट करने की चीज़ है वो ये है कि जब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था तो उसकी मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज आया था। लेकिन जब मेटा पोजीशन की बात कर रहे हैं, अटैक जब मेटा पे हुआ है तो इसकी ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आया है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप आगे कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, देखिए आगे। आगे कहता है, इन द केस ऑर्थो एंड पैरा अटैक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए, जो हर बार हम ए लिखते थे स्ट्रक्चर्स के नीचे, आर partially unstable because the charge intensification in these is maximum due to the presence of electron withdrawing group NO2 on carbon carrying positive charge। क्या समझाना चाहता है, कहता जो ऑर्थो और पैरा का केस है, उन केस में जब कहता आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे और उनके नीचे क्या लिखा था, ए लिखा था, जो ए स्पीसीज थी। चलिए दिखा देते हैं अगर आपको ध्यान नहीं है तो। ये रही हमारी ए स्पीसीज। जब ऑर्थो पे अटैक हुआ था तो ये स्पीसीज ए थी, जब पैरा पे अटैक हुआ था तो ये बीच वाली स्पीसीज ए थी। ठीक है,
तो कहता जब ये स्पीसीज जो ये बनी है ये पार्शियली क्या है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल क्यों है वो देखना है, क्योंकि कहता है जो चार्ज इंटेंसिफिकेशन होगा ना इस केस में मैक्सिमम, वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी देखना है, ऑन कार्बन कैरिंग प्लस चार्ज। कहता उस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सो नो सच अनस्टेबल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन द केस ऑफ मेटा अटैक। कहता ऑर्थो और पैरा के केस में ऐसा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन गया था कि पॉजिटिव चार्ज भी था और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, लेकिन कहता जब अटैक एट मेटा पोजीशन पढ़ते हैं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती, ना कोई ऐसा ए स्ट्रक्चर बनता, ना कोई ऐसा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता। क्लियर। फिर कहता है इन अदर वर्ड्स we can say the carbocation intermediate formed in ortho and para attack are destabilized to a greater extent than in the meta attack। सिंपली है कि जो कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट कहता ऑर्थो और पैरा अटैक वाली सिचुएशन में बना था वो डिस्टेबलाइज है एक ज़्यादा एक्सटिंक्ट तक, ज़्यादा अवधि तक एज कंपेयर मेटा में, क्योंकि मेटा में ऐसा अनस्टेबल कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। सो मेटा सब्सटीट्यूशन इज प्रेफर्ड टू ऑर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूशन इन नाइट्रोबेंजीन। सो कहता है जो मेटा सब्सटीट्यूशन करनी होगी हमें, मेटा पे अटैक करवाना होगा, वो कहता कौन से एग्जाम्पल में करेंगे, NO2 के एग्जाम्पल में। मेटा सब्सटीट्यूशन इज प्रेफर्ड टू ऑर्थो एंड पैरा। उसके बाद देखिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने बनाया है छोटा सा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो कर रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। सबसे पहले लिया है बेंजीन, उसके बाद मेटा सब्सटीट्यूशन एंड उसके बाद ऑर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इधर देख लीजिए CH3 फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है, एक हिसाब से देखा जाए तो कार्बोक्टाइन का भी बोल सकते हो या प्लस आई इफेक्ट का। ठीक, उसके बाद एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से 3 छोटी छोटी बिल्कुल रिएक्शन देखिए, पेपर्स में डायरेक्ट आता है। ये एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है बहुत बार, एक ये और एक ये। देखिए कैसे, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ऊपर है सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, साथ में हमने क्या ऐड कर दिया, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इट गिव्स, जो ये डबल बॉन्ड था ये यहाँ से क्या हो जाएगा कम, और यहाँ पे एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, Br। इस लेक्चर में मैं आपको ये डायरेक्ट करवाऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली इन सब की मैकेनिज्म के साथ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये पेंटागन है आपका, ऊपर है बॉन्ड एक ऊपर और इधर CH3 और इसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस। इसके अंदर एडिशन करनी है HCl की। ठीक है, HCl की जब एडिशन करेंगे तो कहता क्या होगा, देखिए ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज यहाँ पे शो कर रखा है पहले, फिर जैसे ही ये जो CH3 है ये CH3 इस रिंग के अंदर मिल जाएगा। पहले ये 5 मेंबर्ड थी, अब ये कितनी बन गई, 6 मेंबर्ड। ठीक है, प्लस चार्ज रिंग के ऊपर था ही, वो ऐसे ही रहेगा, जो बॉन्ड एक्स्ट्रा थे वो ये रहे। ठीक है, एक और देख लीजिए छोटा सा, ये है हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग, ऊपर CH3 है, इधर CH और CH2, इसके ऊपर प्लस चार्ज ऐड कर दी H और X हाइड्रोजन हेलोजन्स। ठीक है, तो क्या होगा, 4 मेंबर्ड रिंग, पहले एक ये जो रिंग है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि पहले 5 था तो 6 बन गया, 4 है तो ये 5 बन जाएगा। रिंग एक्सपेंशन के ये एग्जांपल्स आप उसमें डाल सकते हो। चलिए इनको नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं विद इनकी जो मैकेनिज्म है उसके साथ। यहाँ तक जुड़ने के लिए थैंक यू। वीडियो में कोई डाउट हो तो आप लोग साथ साथ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। In the earlier video, we already saw what is hydrolysis and
hydrolysis of ester acid catalyzed mechanism. Now today we will discuss hydrolysis of ester base catalyzed mechanism. And before watching this video, first of all watch earlier video, that which one is hydrolysis of ester acid catalyzed mechanism. Now in this mechanism, the hydroxide nucleophile attacks the electrophilic carbon of the ester, breaking the pi bond and creating the tetrahedral intermediates. Then the tetrahedral intermediate collapses. See how negative charge यहाँ पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड. The intermediate collapses, reforming the carbonyl group, and there is a loss of what? Leaving group. And which one is that? This leaving group. This one is the alkoxide ion. So what we discuss here, that ये जो hydroxide ion है ये इस carbonyl group पर अटैक करेगा. This bond will shift over here, जिसकी वजह से यहाँ पर एक tetrahedral intermediate बन जाएगा. नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा? वापस आएगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा. यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट इस साइड होगी तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दोबारा से ही रिफॉर्म हो जाएगा. इट मीन्स हम इसे क्या कह रहे हैं? द इंटरमीडिएट कोलैप्सेस रिफॉर्मिंग द कार्बोनाइल result in the loss of leaving group, the alkoxide leading to the carboxylic acid. ये जो ग्रुप होता है RO नेगेटिव, बेसिकली R यहाँ पर हमने मिथाइल लिया हुआ, लेकिन RO नेगेटिव को हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, एंड दिस वन इज द एल्कोक्साइड आयन. और अगर हम डिस्कशन करें एल्कोक्साइड आयन में और हम डिस्कशन करें कार्बोक्साइलेट आयन में, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन. सो क्या होगा? ये एल्कोक्साइड आयन यहाँ से इस एसिड से हाइड्रोजन H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ओवर हियर, ड्यू टू विच व्हाट वी गेट कार्बोक्साइलेट आयन, एंड दिस वन इज व्हाट? मिथेनॉल. That is, the alkoxide function as a base deprotonating the carboxylic acid. Right now here the carboxylate ion is formed, but we need what? Carboxylic acid. So further what we will do, we just simply do here वर्कअप. वर्कअप क्या करेगा? यहाँ पर इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? इसे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. और बेसिकली कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? दिस वन इज व्हाट? ये वन, ये कितने हैं? टू कार्बन एटम्स आर देयर. सो दिस वन इज व्हाट? इथेनोइक एसिड. रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होगी ये हम पहले स्टेप में, पहले वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. थैंक यू. विल स्टडी अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. द टर्म हाइड्रोलिसिस मीन्स द रिएक्शन विद वाटर, एंड हाइड्रोलाइजिंग एस्टर मीन्स splitting or dividing them into carboxylic acid or their salts and alcohol with the help of water, dilute alkali or dilute acid. The reaction with clean water, यानी कि जब हम एस्टर की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हम क्लीन वाटर के साथ कभी भी उसकी रिएक्शन नहीं करवा सकते, बिकॉज द रिएक्शन इज सो वेरी स्लो that it is never used. The reaction is catalyzed by dilute HCl, and so the ester is heated under reflux with a dilute acid like dilute H2SO4 or dilute HCl. Remember that the reactions are alterable, reversible. Right? Reaction क्या होगी यहाँ पर? Reversible होगी. To create the hydrolysis as complete as possible, you would have to use plenty of water. The water comes from the dilute acid, and so you would blend the ester with an extra of dilute acid. Since we are discussing the acid catalyzed mechanism, that is, we have H positive ions, right? As we have what? Water. Water is what? A poor nucleophile, and this ester is weak, poor electrophile. This ester is what? This ester is a poor electrophile. Now we see how. As in earlier video we already discussed that this oxygen is what? Electronegative in nature. ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ड्यू टू विच दिस कार्बन विल बिकम व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम कौन करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर जो यहाँ पर माइग्रेट होंगे, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ओवर हेयर, राइट. और अभी हमने वाटर डिस्कस कर लिया है कि वाटर जो सा होता है वो क्या होता है? पुअर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है. इसीलिए हम इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम H पॉजिटिव आयंस का यूज करते हैं और इसे प्रोटोनेट करते हैं. सिंस वी ओनली हैव अ वीक
weak nucleophile and a poor electrophile, we need to activate the ester. So the protonation of ester carbonyl makes it more electrophilic, right? यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ। अब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये क्या करेगी, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, जो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन पे। मतलब बेसिकली ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन द कार्बोनाइल ग्रुप विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, द ऑक्सोनियम आयन, क्रिएटिंग अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इट मीन्स जब यहाँ पर वाटर का अटैक होगा इस कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ओवर हेयर बिकॉज व्हाट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इज हाईली अनस्टेबल, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। सी कार्बन, दिस वन इज द व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, OCH3 ऑलरेडी प्रेजेंट, OH यहाँ पर हमने दिखाया है CH3, और ये वाटर का अटैक हमने यहाँ पर दिखाया। अगेन ऑक्सीजन, व्हाट, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस साइड से इसने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ओवर हेयर, राइट। अब H पॉजिटिव कौन लेगा, वहां पर वाटर प्रेजेंट था, ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से इस H पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, राइट, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, H3O पॉजिटिव, राइट। दैट इज in this step what we did, we deprotonate the oxygen that come from the water molecule to neutralize the charge, right. Now we need to make the OCH3 group leave, but need to convert it into a what, good living group, right. But we have to convert it into what, good living group. So to convert it into the good living group, what we do for this, we do protonation. Oxygen lone pair will attack over here H positive ion. Now further what we do, we use this lone pair, push out the living group, a neutral methanol molecule. This one is what, methanol molecule. So here we just write simply CH3OH, and further we again break this bond, right. And how this bond get broken, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, यहाँ से इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव हो जाएगा, फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इस रिएक्शन में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, फर्स्ट जो होता है वो हमने डिस्कस किया था, जो वाटर होता है वो क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, एज वी आर डिस्कसिंग एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वो क्या हमने यहाँ पर लिया है, जो CH3OH जो मिथेनॉल होता है वो क्या किसका काम करता है, गुड लिविंग ग्रुप का काम करता है। थर्ड जो हमने पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया, जो रिएक्शन होती है दैट रिएक्शन इज व्हाट, रिवर्सिबल इन नेचर, राइट। अगर हमें रिएक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड प्रोसीड करवाना है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करते है। और उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, इन विच वी डिस्कस दैट एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विद अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड catalyst, but this method does not work with phenols. Phenol react with carboxylic acid so slowly that the reaction is unstable for purposes. यानी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ताकि एस्टर बन जाए। हम फिनोल के साथ नहीं करवाते हैं ये रिएक्शन, बिकॉज फिनोल जो सी है वो रिएक्शन बहुत स्लोली शो करती है और इसे हम प्रिपरेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। थैंक यू।